अब हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7, मतलब क्लास 7th है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का। सबसे पहले पेज में आपको ये मिल जाएगा पर्यावरण के घटक, मानव निर्मित, मानव द्वारा और प्राकृतिक, ठीक है। मानव निर्मित मतलब जो पार्क मानव ने बनाए, इमारतें बनाई, पुल बनाए, सड़कें बनाई, उद्योग बनाए और स्मारक बनाए, ये ऑल जो होते हैं मानव द्वारा। फिर क्या, मानव में एक व्यक्ति आया, उसका परिवार बना, फिर समुदाय बनेंगे, फिर धर्म बने, उसके बाद शिक्षक, तो शिक्षक शैक्षिक पढ़ने लगे, फिर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सब बन गया। वही है यहाँ पे जैव, वायु, स्थल, ये तीनों मिलते हैं तो जैव मंडल बनता है। बस जीवी क्या होता है, जो सजीव होते हैं प्राणियों में का संसार, जैसे पादप और जंतु, अजीव निर्जीव पदार्थों का संसार, ठीक है, हो गया। जैसे स्थल। पर्यावरण क्या होता है बताओ, परिधन, आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण, वही है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। मतलब चारों ओर का आवरण वैसे कहा जाता है, तो आवरण में आ जाएंगे लोग, स्थान, वस्तु व प्रकृति। यह प्राकृतिक व मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट, फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर, जिसका मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है, यहाँ लिखा है देखिए। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर या इन्वायरमेंट से हुई, इसका अर्थ है पड़ोसी। कहीं पूछा नहीं जाता, बस फिर भी ठीक है। अगर कैसे इन्वायरोनेर का सकते इसको, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें आता है स्थल, मैंने कहा था जल, वायु और जैव, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जैव मंडल। अब स्थल में पृथ्वी की ठोस, आपको पता है क्या, पृथ्वी की ठोस ऊपरी परपटी, चट्टान और खनिज, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, स्थलाकृति, वन, कृषि, मानव बस्ती, सब स्थल में होते हैं। जल, नदी हो गया, सागर, ये सब जल के अंदर आता है। 5 जून जो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। क्या बनाया जाता है, विश्व इन्वायरमेंट डे, मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का 5 जून को। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बधा हुआ, ठीक है। वायुमंडल समझ में आया ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बधा हुआ। देखो मैंने बताया था ना, ये स्थल हो गया, जल और वायु, ये सब जलमंडल। पारितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा, मतलब वही है, वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक, मतलब पारितंत्र, जितने भी जीवधारी होंगे, एक तो आपस में एक दूसरे के साथ या फिर पर्यावरण में भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ओके, मतलब वो ये जिसमें वो निवास करते हैं वहाँ एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण, मतलब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। उसमें ऐड ऑन कर लो कि पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा, ठीक है। मैंने कहा था ना, जैव मंडल, पादप और जीव, जलवायु, पारितंत्र। अब आया देखो, सेम ही है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण में के उन भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। बस दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, उतना वही वो नहीं था हार्ड, ठीक है। दूसरा इसमें 2015 में एक पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों को, ठीक है, एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों के द्वारा, क्या यहाँ निर्जीव नहीं आते, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों, देखते हैं, जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह
पर्यावरण, इसमें दिस वॉज इम्पोर्टेंट, यही ना, ठीक है। अब सीधे बोला एक समुदाय बनता है और वो साथ में रह रहे हैं, अभी बोला था पर्यावरण, देखो ना यही बोला था, एक दूसरे के साथ हर पॉइंट को उठा के रखना पड़ता है, ठीक है। जहाँ वो एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, उनका समुदाय बन रहा है, वही तो समझ में आ रहा है। जब वो साथ में रहेंगे तो उनका समुदाय बनेगा, बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद क्या है, आगे की लाइन देखो। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा। पहला तो आप में इजी वे में समझ में आ गया आपके। अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वैसे समझ जाओ, ख़त्म। हमारे पर्यावरण की, हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग, ठीक है। अब आंतरिक भाग का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे नहीं समझा रखा है बढ़िया से तुम्हें, इसको मैं रफ करता हूँ। दिस वॉज क्या है, मेंटल, ये स्थल मंडल होता है जो कितना होता है 100 सेंटीमीटर का, मान कर इसकी जो मोटाई, ये क्रोड है, ठीक है। ये आंतरिक कोर, ये होती है परपटी, सबसे पहले ये होता है, फिर मेंटल आता है और उसके बाद आता है क्रोड। 3 लेयर होती है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको ना हम लोग कैसे इस तरह से मान के चलो, इसको सही से बना दो, तुम्हारे लिए बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ये होती है परपटी, भू परपटी मान के चलो। इसके अंदर जो ये हिस्सा होता है ये होता है मेंटल, ये होता है क्रोड, ये सब आपको समझाऊंगा बात, ठीक है। बहुत इजी होता है, बस ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। अब क्रोड में भी 2 टाइप को, एक बाह्य कोड होता है, एक आंतरिक कोड। इसी तरह मेंटल में भी होता है बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल, मतलब यही होता है, ठीक है। ये इसमें आता है ऊपर और नीचे वाला आता है, ये स्थल मंडल हो गया, क्रोड अभी आएगा, समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। अब यहाँ पर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं इंजीनियर, मतलब क्या समझना, विश्व की सबसे गहरी खान कौन सी है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये नहीं बोला साउथ अमेरिका, नहीं बोला इसमें, क्या दक्षिण अफ्रीका बोला, वो अफ्रीका का। यहाँ पर क्या है, 6 गहराई कितनी है, 4 किलोमीटर थी। तेल की अगर एक खोज कर रहे तो ये कितना, 6 किलोमीटर तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक होना भाई। अगर ये अर्थ है केंद्र तक पहुँचने के लिए, बिल्कुल असंभव है, समुद्र को की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक होगा। समुद्र है ये कितना, 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा, जो असंभव है। उसका केंद्र हमें ज़रूरत ही क्या है, बट एक समझाने के लिए आपको दे दिया कि ऐसा अगर है तब, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए साइड दे रखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकता है, इसलिए पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। यहाँ पर बोल रहा है केवल 1% ही हिस्सा क्या है, परपटी, प्रतिशत हिस्सा की परपटी है। 84 मेंटल है, दिस वन 84% मेंटल। अब जो बचा 15%, इसको हम किसी और कलर से कर देंगे, क्या दिक्कत है, ये 15%, ये 84%, ये 1%, इस तरह से आपको ध्यान से। पृथ्वी की त्रिज्या कितना किलोमीटर है ये बताओ, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, पृथ्वी की त्रिज्या 63 और 71, नियरेस्ट है 63 और 71 है, ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा ये मेंटल, सबसे पहले ऊपर क्या कहते हैं उसको, परपटी 1%, 84% मेंटल। अब बचा कितना, 5 हो गया, यहाँ पे बचेगा 15%, कितने, ये क्या है, करोड़ है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या 63 और 71 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 73 और 71 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या। ये समझ में आ गया बिल्कुल। अब यहीं पर वही लिखा है, देखो ये, अगर भू परपटी की बात करते हैं तो 0 से लेके 35 किलोमीटर तक, दिस वन
0 से लेके 35 किलोमीटर। मेंटल 29 से ये त्रिज्या है ना, पूरी त्रिज्या ये मान के चलो अर्थ के पूरे सेंटर तक है ये तो ये कितना होगा, तो ये 71 है, 63 71 हो गया, बस 2900 हो गया यहाँ पे। मेंटल 2900 होता है, ये 0 से 35 होगा, ठीक है। 2900 मेंटल और 2900 से 63 71 किलोमीटर ये होता है करोड़। अब ये जो बना होता है इसके लिए हम सबसे पहले कहते हैं Cl। सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है भूर परपटी, सीधी बात है। Cl होता है भूर परपटी में, ठीक है, SiAl जो सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है, इसको इस तरह Cl लिखते हैं। महासागरी परपटी होती है सिलिका और मैग्नीशियम सीमेंट, ठीक है। इसको दूसरा क्या होता है इसमें, ये महाद्वीप होता है। दो चीज़ें होती है, एक महाद्वीप होता है, एक होता है महासागर। अच्छा, महाद्वीप जो होता है वो क्या होता है, देखो सीधी बात है, उसको कहते हैं Cl। और महासागर जो होगा तो इसमें M आएगा, महासागर हो गया। महाद्वीप में SaIl से ये होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है ये, बस जिसको सी में कहते हैं और दूसरे को Cl कहते हैं, ठीक है। ये दोनों कहाँ के होते हैं, भूपरपटी का। भूपरपटी में दो चीज़ें होती है, एक सिले और एक सी में होता है। सिले जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, सिले होता है महाद्वीप, और सी में जो होता है वो होता है आपका महासागर। वो सिले जो होता है, सिले में हम एल्यूमिनियम का बना होता है, जबकि सी में जो होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। दिस वॉज इम्पोर्टेंट। दूसरा केवल मेंटल में 2900 किलोमीटर आपको याद रखना है। फिर आता है आपका क्रोड में आपको 2900 से आता है 63 71 किलोमीटर, जिसे निफे, जो नीफे का बना होता है। कौन, क्रोड जो अंदर होता है, जो निकिल और नीफे लोहे का बना होता है, ठीक है। ताप और दाब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उच्च हो गए, ये भी याद रखना, ठीक है। क्या, तापमान और दाब बहुत ज़्यादा उच्च हो गए, ठीक है। देखो वही लिखा है ना, 1%, 84%, 15%, बस। तो वो चीज़ें पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद ध्यान देते सुन लो, दूसरी टाइम ध्यान दो, बात खत्म। अब क्या है देखो, उसके बाद थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये सब मैंने पढ़ लिया ना, तुम्हें पढ़वाने के लिए दोबारा करना पड़ता है। सेल और खनिज। सेल क्या होते बताओ, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड से, मतलब जो ये है, ये महाद्वीप दिख रहा है ना, ये देखो महासागर दिख रहा है ना, महाद्वीप इस तरह से होता है, ठीक है। महासागर पानी से पूरा लगता है। अब पृथ्वी की परपटी दिसवर्ष ये बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, पृथ्वी की परपटी के परपटी बनाने वाले, यहाँ पे केवल इम्पोर्टेंट खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। अब ये 3 टाइप के होते हैं सेल, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आग्नेय सेल, अवसादी और कायांतरिक सेल। अब यार जब ये आग्नेय सेल की बात करते हैं ना, ये क्या होता है देखो, द्रवित मैगा ठंडा होकर ठोस बन जाना। ये मैंने कहा, ये जो है ना, यहाँ से ये ज्वालामुखी से निकला, ये निकला मैग्मा, अब ये निकला और ठंडा हो गया, तो ये क्या कहलाता है, आग्नेय सेल। प्राथमिक सेल जिसमें अंतर्वेदी और बहिर्वेदी होता है, ठीक हो गया, ठीक है। इसको जो आग्नेय होता है, इसमें आग निकलता है और ठंडा हो जाता है, इसमें तो ये प्राथमिक सेल कहते हैं, इसको प्राथमिक सेल। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है अंतर्वेदी, ठीक है, और एक होता है बहिर्वेदी। अवसादी सेडिमेंट्री ये होता है इग्नियस, ठीक है, इग्नियस। तो याद रखना, द्रवित मैग्ना, जब मतलब आग्नेय जो होता है आग निकलता है, द्रवित मैग्ना ठंडा होकर क्या हो जाता है, कहोगे, ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसे प्राथमिक सेल कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये अंतर्वेदी और बहिर्वेदी 2 उसमें होते हैं। अवसादी जो होते हैं अपरदन और अपक्षय के कारण चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। अवसादी सेडिमेंट, टूटना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अपरदन और अपक्षय के बाद। अपरदन मतलब वो अभी बताया था ना, भूमि का अपनी सतह से टूटना, वो अपक्षय मतलब नदी द्वारा कुछ बहा के लाना, निक्षेपण हुए के कारण चट्टानों का टूटना, ठीक है, टुकड़ों में टूटना से। यह अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा कर जम जाते हैं, जब वह दबाव के कारण कठोर हो जाते हैं, ठीक है। अवसादी क्या होते हैं, ये जो अवसाद होते हैं हवा और जल के द्वारा
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और जम जाते हैं। ये दबाव के कारण कठोर हो जाते हैं। बस बलुआ पत्थर और जीवाश्म, जिसमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं, बलुआ पत्थर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करेंगे अवसादी, अवसादी का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों से याद रखना। अवसादी जब आएगा अपरदन और निक्षेपण के अपक्षय के द्वारा के कारण चट्टानों के जो थोड़े टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। अपवर्तन, ये जो अवसाद होता है ना, जो मतलब बना होता है हवा और जल के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, जम जाता है और दबाव के कारण ठोस हो जाता है। इसमें उसका एग्जाम बलुआ पत्थर रख दोगे जिसमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं, बस। अच्छा, कालांतर क्या होता है, कायांतरित शैल जिसे कहते हैं मेटामॉर्फिक। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर की बात होती है जो उच्च होते हैं, जिसके कारण आग्नेय अवसादी क्षेत्र शैल जो होती है, शैल कायांतरित शैल में बदल जाती है। चिकनी मिट्टी से स्लेट और चूना पत्थर से कुछ समझ में आया। कायांतरित में टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात होती है, जिसके कारण जो आग्नेय चट्टान होती है और अवसादी चट्टान जो होती है, ये क्या हो जाती है, ये शैल कायांतरित शैल में बदल जाती है। इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो चिकनी मिट्टी से स्लेट, जैसे चिकनी मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी से स्लेट और चूना पत्थर संगमर। जीवाश्म क्या होता है, शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म। शैलों की परतों में दबे मृत जंतुओं के अवशेष, ठीक है। अब आया भयंकर जो असली चीज़ आए, ठीक हो गया। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आना चाहिए। आग्नेय शैल मैंने कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई, प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अंतर्भेदी, बहिर्भेदी। बहिर्भेदी का मतलब होता है, देखो मैग्मा बाहर निकलकर लावा के रूप में ठंडा या ठोस, बाहर निकल जाना ना मैग्मा का, तो वो लावा के रूप में बाहर निकला और ठंडा हो गया, ठीक है। जैसे ये है ना, ये मैंने माना ये यहाँ से निकला, ये निकल गया ना, अब ये बाहर निकल के ठंडा हो गया और ठोस हो गया, तो यही तो मैग्मा हुआ, तो बहिर्भेदी होता है। महीन दानों वाली संरचना, ठीक है, बस कैसे ये, तो ये महीन दानों वाली संरचना होगी। बेसाल्ट शैल, दक्कन का पठार। तो एग्जाम्पल ऐसे पूछा था, बताओ दक्कन का पठार क्या है, बहिर्भेदी है अंतर्भेदी है, सर बहिर्भेदी। क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे क्या होते दानों में बन जाता है, बेसाल्ट शैल है, ठीक है। अंतर्भेदी, आंतरिक गहराई में ही ठंडा, धीरे धीरे देखो ठंडा हो गया अंतर, और धीरे धीरे ठंडा होकर होने के कारण बड़े दाने, जैसे ग्रेनाइट। बस ग्रेनाइट का आपको पता ही ना, बड़े दाने, समझ में आया नहीं है, तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल समझ में आ गया, बिल्कुल। बहिर्भेदी का मतलब होता है जब वो मैग्मा होता है, मैग्मा धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर लावा के रूप में ठंडा या ठोस हो जाता है, महीन दानों के रूप में संरचना बना। यहाँ महीन दानों के रूप में ये क्या होगा, ठंडा होगा, बड़े दाने, जो अंतर्भेदी, अंतर तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और महीन दानों के, इसे बेसाल्ट शैल कहते हैं। दिस वन अंतर्भेदी, दक्कन का पठार वाला था अंतर्भेदी के अंदर, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, शैल चक्र, निश्चित दिशाओं में शैलों का आपस में परिवर्तन शैल चक्र कहलाता है। शैल चक्र क्या है, निश्चित दिशाओं में शैलों का आपस में परिवर्तन हो जाता है, वही है शैल चक्र, जहाँ शैलों का आपस में परिवर्तन होते रहेगा उस चक्र। अब यहाँ पर ये बहुत ईजी, ये बहुत बार पूछा गया, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। पहले यहाँ देखते हैं, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का है, लाल किला लाल बलुआ पत्थर का, ये तो नॉर्मल सबको पता होगा, ठीक है। जिसमें जैसे ये मैग्मा है, ये मान लो यहाँ आग्नेय शैल मान लो, ये अवसाद जो टूट के ख़त्म होते हैं, ये अवसादी शैल, ठीक है। ये कायांतरित शैल, ठीक है। ये आग्नेय शैल था, ये मैग्मा है, ये कायांतरित शैल, अवसादी शैल। अब सबसे पहले क्या होगा, मैग्मा, ये मैग्मा इससे बनेगा, मैग्मा इससे और आग्नेय से बन सकता है, बिल्कुल। अब आग्नेय से अवसाद बन सकते हैं, पढ़ा था हमने। अवसाद से देखो, अवसाद से ये अवसादी शैल बन सकता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, और अवसादी से फिर अवसाद बन सकता है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब आगे पीछे दोनों में हो सकता है, ठीक है।
यहाँ जो है इसको थोड़ा छोटा करके देगा, ठीक है, इस टाइप से ये इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सीधे अवसाद से सीधे कायांतरिक से मैग्मा, और जो अवसाद से सीधे मैग्मा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है आग्नेय से कायांतरित बनेगा, बिल्कुल अभी पढ़ा था, ठीक है। और कायांतरित से अवसाद बिल्कुल बनेगा, बस ख़त्म हो गया। क्या इजी तो रहा। शैल चक्र आपको अगर बनाना हो तो बना सकते हो पेपर में। अगर सबसे पहले यहाँ पे मैग्मा आएगा तुम्हारा, आया, यहाँ आएगा कायांतरित शैल, यहाँ पे अब इसके बाद अवसादी बनेगा, बिल्कुल यहाँ आएगा अवसादी शैल, यहाँ आएगा कायांतरिक शैल, ठीक है। दिस इज़ अ फंडा। मैंने कहा था अवसाद से सीधे आग्नेय शैल से अवसाद बन सकता है, ठीक है। इससे कायांतरिक शैल बनेगा और इसी से कायांतरिक शैल से ये अवसाद बन सकता है। पहले मैग्मा, क्या ये इसको बना सकता है अवसादी शैल? बिल्कुल। क्या ये इससे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अवसाद शैल से केवल कायांतरिक शैल बनेगा, वो नहीं बनता, और कायांतरिक शैल से केवल मैग्मा बनेगा। इसका मैग्मा और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर ये इससे बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ठीक है, अवसादी शैल से केवल मैग्मा बनेगा। ओके, आगे का हो गया। अब आएगी हमारी बदलती पृथ्वी, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। अब तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी बदलती है। अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आप लोग का। भाई बहुत ईजी में समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, बहुत ईजी। तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया, थर्ड है स्थल मंडल। मैंने कहा था अनेक प्लेटों में विभाजित, ठीक है। प्लेटों में गति का कारण पृथ्वी के अंदर मैग्मा का चक्रीय प्रभाव। अच्छा, ये पृथ्वी है, यहाँ अगर प्लेट है, ठीक है, ये इसकी गति कैसे हो रही है? तो प्लेटों में क्या हो रहा होगा अंदर? चक्रीय प्रवाह। ये प्लेट मान लो, इसमें क्या हो रहा है? चक्रीय प्रवाह, ठीक है। तो अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल क्या है? अरे यार, स्थल मंडल है तो बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बना है। जैसे ये प्लेट हो गई, ये प्लेट हो गई, ये प्लेट हो गई, ये प्लेट हो गई, ये प्लेट हो गई। तो वही है, अनेक प्लेटों में विभाजित। प्लेटों में गति का कारण पृथ्वी के अंदर मैग्मा का चक्रीय। पृथ्वी का रूप लगातार बदलता रहता है, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। इसके पीछे अनेक अंतर्जनित और बहिर्जनित बल कार्य है। ये बहुत ईजी है, ये मत देखो कि अंतर्जनित क्या है, बहिर्जनित क्या है, कुछ नहीं है। बहुत ईजी मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है अंतर्जनित और बहिर्जनित। ज़्यादा आप लोग को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बोलूँगा वैसे। स्थल मंडलीय प्लेट क्या होती है? देखो, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असामान्य आकृति की प्लेटें होती हैं। देखो, मैंने कहा ना भूपर्पटी के अंतर्गत क्या होगा, मतलब भूमि के अंदर बहुत सारी प्लेटें होती हैं, छोटी बड़ी कठोर जो भी होगी। जो अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असामान्य आकार की प्लेटें हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागरीय सतह टिकी है। दिस वॉज इम्पोर्टेंट। अगर वो बोल रहा है कि स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती है, स्थल मंडलीय प्लेटें का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें होती हैं, जिनके ऊपर मतलब जो कठोर और छोटी कुछ मतलब अनेक बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, मतलब इस तरह से मान लो ये है, ठीक है। पर इसके अंदर का ये छोटी, ये बड़ी, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ बड़ी। इसके ऊपर दो चीज़ें, महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी हैं, बस ये समझ। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैंने भी तुम्हें दिखा रखा था यहाँ पे। दिस ए प्लेट है, ये समझ में आया? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये आएगा, ये नीचे, ठीक है। अगर पृथ्वी के अंदर खोदोगे तो कितना कहा था उसने यार? 6000 कहा था ना किलोमीटर खोदना पड़ेगा, तब जाके पृथ्वी का सेंटर। समझ में आया कुछ? बिल्कुल सही। अब पृथ्वी की गति के आधार पर पृथ्वी को बांटा गया। देखो, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। जो अंदर होता है पृथ्वी प्लेटों के अंदर होगा, एक होता है बाहर, जो बाहर जो पर भूमि पर आता है। तो अंतर्जनित मतलब पृथ्वी के अंदर जो भूकंप आएगा, ज्वालामुखी है, भूस्खलन आए न थी, बस। जो एक तो होता है अंतर्जनित में आकस्मिक, और एक होता है पटल विरूपण बल, जो पटल पे आता है ऊपर, मतलब प्लेटों पे आएगा, मान के चलो अंतर हुए ना, प्लेटों पे आने वाला, तो उसको कहते हैं पटल विरूपण बल, ठीक है। उनके पटल का चेंज हो ना, विरूपण बल का। इसका पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। जिसको आकस्मिक बल वही आएगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी अचानक से आ जाता है और भूस्खलन आराम से आ जाएगा। लेकिन जो पटल विरूपण बल होता है, ये पर्वतों के निर्माणकारी बल होते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। अब बहिर्जनित बल क्या होते हैं? अपर्दन और निक्षेपण। अरे यार, एक चीज़ बताओ,
तुम खुद बताओ बाहर कैसे अपरतन, जब जो पर्वत होंगे वो टूटेंगे, ठीक है, उनका निक्षेपण होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, वही तो समझ में आना चाहिए। अब नदी के द्वारा होगा, पवन के द्वारा, समुद्र के द्वारा, बात खत्म हो गई। अब आता ज्वालामुखी। भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघलते हुए पदार्थ अचानक बाहर निकल, बस हो गया, एक छिद्र है मतलब, ठीक है। कैसे समझोगे भूपर्पट्टी, पृथ्वी भी थोड़ा लिखोगे यार, आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आप कैसे लिखोगे, भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं, बस, जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकल जाते हैं, बस हो गया। जैसे इसमें निकल गया ना पिघले हुए, ये क्रेटर कहलाता है, सबसे ऊपर जहाँ से निकला गैस और राख निकलती है ज्वालामुखी के, निकास बेल्ट, लावा, मैग्मा क्रस्ट, भूपर्पट्टी मैंने मान ली मेंटल। ओके, सबसे पहले आएगी यहाँ से, जैसे ये आए रेड, दिस वन इम्पोर्टेंट, ठीक है, ज्वालामुखी यहाँ से एक निकाली, ये निकाल दी, ठीक है, दूसरी मैंने इसको यहाँ रेडनेस निकाल दी, यहाँ से ये साला छोटे छोटे सॉरी ये सब छोटा छोटा चले गया। यहाँ पर जब अब क्रेटर है, ये जो नली है निकासी हो गया। अगर हम यहाँ से बात करें थोड़ा, इसको बहुत बड़ा है यार ये तो भाई, यहाँ पे से छोटा 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 ये निकासी हो गया, ये तो फिर ऐसे अलग ही बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लावा गिरा दिया, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे लावा मान के चलो, देखो ये लावा है ना, बस। अब जो होगा याद रखना, ये पहले होता है क्या, परपटी, नीचे होता है मेंटल, ठीक है। भूकंप आएगा, चलिए अब आया भूकंप, ठीक है, चलिए। भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गति करने पर भूकंप पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन। भूकंप क्या होता है, जब प्लेट गति करेंगे तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन, बस समझ में। जब प्लेट गति करेंगे तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न जो भी कंपन, जहाँ से उद्गम के भूपर्पट्टी के नीचे बहुत स्थान जहाँ से भूकंप जो उत्पन्न, जहाँ कंपन आरंभ होता, भूकंप उद्गम केंद्र, भूपर्पट्टी जो होती है उसके नीचे का वह क्षेत्र जहाँ कंपन आरंभ होता है, ठीक है। दिस वॉज इम्पोर्टेंट, यहाँ होता है ये भूपर्पट्टी का वह क्षेत्र, वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, जहाँ कंपन आरंभ होगा वो होता है भूकंप उद्गम केंद्र, ठीक है। फिर आता है अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसका निकटतम स्थान, उद्गम केंद्र के भू सतही पर उसका निकटतम स्थान, अधिकेंद्र के निकटतम भाग को सर्वाधिक हानि होती है, जिसमें अधिकेंद्र में दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता में कमी होती है। अगर अधिकेंद्र से दूरी बढ़ेगी तो वहाँ क्या आती है, कमी आती है। अधिकेंद्र क्या होता है, एपिसेंटर, उद्गम केंद्र, जैसे उद्गम यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, के भूकंप सतह पर उसका निकटतम स्थान, भूकंप सतह पर उसका निकटतम स्थान, मतलब यहाँ पे उसका निकटतम स्थान होगा बस। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि, अधिकेंद्र में दूरी बढ़ने से, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो भूकंप की तीव्रता में कमी आएगी बस। ये देखो अधिकेंद्र ये कह रहा था, उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, उद्गम केंद्र का जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र, जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंपी तरंग सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती है। भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती है, पी तरंग, अनुदैर्घ्य, एस तरंग, अनुप्रस्थ। देखो पी अनुदैर्घ्य, ठीक है, और ये अनुप्रस्थ, और ये एल तरंग जो होती है पृष्ठीय, ये आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। भूकंप का मापन, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, भूकंप का मापन एक यंत्र द्वारा कैसे, भूकंप लेवी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता स्केलर, रिएक्टर स्केलर में मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता 0.2 अर्थात इतना कम हो तो इसका प्रभाव बराबर ना के बराबर होता है, 5.0 हो तो वस्तुओं गति की क्षति पहुँचती है। भूकंप की तीव्रता अगर 6 से अथवा उसके अधिक होती है तो बहुत शक्तिशाली है, 7 या उससे अधिक होता है सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। वो भूकंप लेखी द्वारा इसको मापा जाता है, ठीक है।
है। उसके बाद आपका क्या आता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा भाई, हटाओ उसको, ये भी ख़त्म। अब आता है नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। जलप्रपात मृदु सैल कट जाती है। अच्छा, जो मृदु सैल होती है कट जाती है, जबकि कठोर सैल शेष रह जाती है। दो चीज़ें, मृदु सैल क्या हो जाती है, वो कट जाती है, जबकि कठोर सैल क्या होते हैं, वो रह जाते हैं। इससे जलप्रपात का निर्माण। जलप्रपात में क्या होता है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है मृदु सैल और दूसरा होता है कठोर सैल, जिसके जलप्रपात का निर्माण। जब भी जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो आपको याद रखना मृदु सैल और एक कठोर सैल, ठीक है। जैसे एंजेला जलप्रपात जो है वेनेजुला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बस सबसे बढ़िया ये चीज़ें ध्यान दो कि एंजेला जलप्रपात किसका है, तो याद रखना किसका, वेनेजुला विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विसर्ब नदी के द्वारा जो मोड़दार, दिस वन इम्पोर्टेंट, चाप झील, विसर्ब टूटकर नदी के मुख्य मार्ग से अलग। चाप झील, अच्छा दिस वॉज चाप झील, विसर्ब का टूटना, अगर ये विसर्ब है टेढ़ा मेरा, इसका टूटकर अलग हो जाना चाप झील कहलाता। जब भी जलप्रपात आएगा दो चीज़ें, मधु सैल और जबकि दूसरा कठोर सैल शेष रह जाती, इससे जलप्रपात नहीं आता है। जलप्रपात वेनेजुला सबसे बड़ा पूछा, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात जो कहाँ है, वेनेजुला में, ठीक है। थोड़ा ध्यान से दो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ देखो, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका का वेनेजुला। दिस इज वेनेजुला कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ये है वेनेजुला, मैंने कहा था साउथ अमेरिका में, देखो वही लिखा है सबसे बड़ा। उत्तर अमेरिका में कनाडा से संयुक्त राज्य सीमाओं का में तिब्रांगा जलप्रपात है, और निग्रामा हो, ठीक है। अफ्रीका में जो जिम्बाब्वे एक सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया भी है, ठीक है। विक्टोरिया ये आपसे इम्पोर्टेंट है, विक्टोरिया ये क्या था, निग्रामा, ठीक है, ये मैं देखूंगा एक बार, ठीक है। निग्रामा है। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तटबंध क्या होता है, नदी के उत्तरी तटबंध, मुझे तो लगता है उत्तरी मतलब ऊपर उठा हुआ ना, तटबंध, तट को बंद कर, नदी के उत्तरी तट को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डेल्टा क्या, समुद्र तट के पास नदी द्वारा मलबे का निक्षेप, दिस वन। डेल्टा क्या हुआ, यही कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, हाँ दिस वन। ये है समुद्र के तट, जैसे समुद्र आया, तट के पास नदी द्वारा, ये नदी ला रही है, ठीक है, मलबे का निक्षेप, जहाँ, अच्छा है दिस वन से, ये मतलब वो ये समुद्र के तट के पास नदी द्वारा मलबे का निक्षेपण। समुद्री तरंग है, स्थलाकृतियों की तरह, समुद्री गुफा, तटीय मेहराम, स्टैक, समुद्री तरंगे कैसी होती है, समुद्री गुफा देखो ये है, समुद्री मेहरबान ये टाइप की बनी है, स्टैक ये हो गया पूरा खड़ा, समुद्री भृंगु ये भी बना गया, मतलब कोई नहीं, समुद्री पुलिन आगे आएगा। हिमनद इसला करते हैं, ग्लेशियर झील और हिमनद हिमोड। पवन क्या होती है, इसला करते हैं, छत्रक सैल, बालू छिद्र और लोयस, बालू कण विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। बालू कण, लोयस क्या होता है, लोयस का मतलब होता है कि बालू विस्तृत क्षेत्र जो होता है, विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, जिसके कारण लोयस होता है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय।